1947 को नेताजी की मौत का रहस्य क्या है? आखिर बोस की मौत पर उस वक्त के नेताओं ने वो तेजी क्यों नहीं दिखाई जिसकी जरूरत थी? क्या आजादी की जंग में शामिल तमाम नेता उनका रुतबा और लोकप्रियता को देखकर घबरा गए थे? But even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. ये एक ऐसा सवाल है जिसे जानने के लिए हमें नेताजी के संघर्ष में उतरना होगा। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती की 14 संतानों में बोस उनके 5वें लड़के और 9वीं संतान थे। बोस में आजादी की लौ बचपन से जल रही थी। युवा होते होते आजादी की वो लौ एक ज्वाला बन चुकी थी। मुंबई के मणि भवन में 20 जुलाई 1921 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। पहली ही मुलाकात में गांधी जी को नेताजी भा गए। गांधी जी के संपर्क के महज 2 साल के अंदर बोस ने स्वराज पार्टी की स्थापना में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। कुछ ही सालों में बोस ने अपने मजबूत इरादों से अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। साल 1925 में अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया, जहां वो तपेदिक का शिकार हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। साल 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना अभियान तेज कर दिया। कोलकाता में 26 जनवरी 1931 को उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बोस के इस कदम से अंग्रेज बौखला गए और उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बोस को जेल में डाल दिया गया। लेकिन बोस के इरादों पर इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जनता के बीच में हीरो बन गए। साल 1938 तक सुभाष चंद्र बोस का खत इतना ऊंचा उठ गया कि उन्हें आजादी की जंग का नेतृत्व करने के लिए हरिपुरा के 51वें अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष बनते ही बोस ने जता दिया कि आजादी की जंग केवल अहिंसा से नहीं जीती जा सकती है। But even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. नेताजी ने दिखा दिया था, आजादी की जंग भाषणों से नहीं, कुर्बानी से जीती जाएगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के इस भाषण से गांधी जी को ऐसा झटका लगा कि उन्होंने मन बना लिया कि सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। सुभाष ने इस चुनौती के खिलाफ जवाबी मोर्चा खोल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की जंग के लिए साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, जिससे गांधी जी के साथ साथ उनके कांग्रेस में भी सम्मिलित हो गए। तो क्या यही वो वजह थी जिसकी वजह से बोस की मौत की जांच में तेजी नहीं लाई गई? क्या इसका एक सबूत कन्हैयालाल बसु की मशहूर किताब नेताजी रीडिस्कवर्ड के पेज नंबर 347 पर मिलता है, जिसमें लिखा है, जब नेताजी की आजाद हिंद फौज ने हिंदुस्तान पर हमला करके अंडमान और निकोबार को अपने कब्जे में लिया था, तो उस वक्त नेहरू ने इसका सख्त विरोध किया था और उन्होंने बोस पर नाराज होते हुए कहा था कि मुझे हिंदुस्तान पर इस तरह के हमले का विरोध करते हुए कोई झिझक नहीं हो रही है। कोई भी शख्स भारत में इस तरह से हमला करके नहीं आ सकता है। इस बयान से साफ पता चलता है कि बोस पूरी तरह से कांग्रेस के नेताओं से दूर हो चुके थे। बोस की मौत से जुड़े दुनिया के कुछ जानकारों का यहाँ तक कहना है कि बोस की मौत का रहस्य जवाहरलाल नेहरू को पता था। Some elements are that Bose was in a Soviet prison and he lived there for decades even and Nehru did everything
to convince Stalin that Bose should stay in that prison, not be allowed to come back. It was in Nehru's interest that Bose did not reappear in independent India. It must be Nehru's doing. There is no proof of that, but it's interesting that these conspiracy theories, even when in 1997 there was Bose's 100th birthday, still some conspiracy theories were very much alive. इस बयान में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे खुर्शीद नेहरू जी ने 22 जुलाई 1946 को अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि आजाद हिंद फौज करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसती है। अगर सुभाष चंद्र बोस रूस की मदद से हिंदुस्तान लौट आए तो लोग गांधी या फिर कांग्रेस की बात नहीं सुनेंगे। ये पत्र बताता है कि उनकी मौत के बाद भी हिंदुस्तान में उनकी कितनी अहमियत थी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी उनकी मौत पर शक था। दिसंबर 1945 में महात्मा गांधी का बयान, मुझे पूरा भरोसा है कि नेताजी जिंदा हैं। अगर कोई उनकी अस्थियां लाकर मुझे दिखाए तो भी मैं भरोसा नहीं करूंगा कि नेताजी मर चुके हैं। 2 जनवरी 1946 को महात्मा गांधी का एक और बयान आया, मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है और वो कहीं छिप गए हैं। बोस की मौत के लगभग 1 साल बाद तक देश की चोटी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए हैं, उससे साफ है कि कहीं न कहीं बोस की मौत पर जांच कम और सियासत ज्यादा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। बोस अनसुलझा रहस्य, हमारी खास पेशकश जारी है। ये बड़े अचंभे वाली बात है कि जिस राष्ट्रभक्त ने अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, उसकी मौत पर सियासत करने में देश के नेताओं को जरा सी भी हिचक नहीं हुई। आखिर सरकार और कमीशन की जांच में ऐसा क्या था कि बोस की मौत का राज सुलझने के बजाय और उलझता चला गया? अगस्त 1945 को नेताजी की मौत का रहस्य क्या है? मौत के 65 से ज्यादा सालों के बाद भी बोस की मौत की मिस्ट्री क्यों नहीं सुलझ पाई? क्या बोस की मौत की जांच में जुटी सरकारों और आयोगों ने मौत का राज सुलझाने के बजाय उलझा दिया था? नेताजी की मौत के रहस्य को पेचीदा बनाने में सरकारी दस्तावेज काफी है। साल 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव एमओ मधाई ने एक औपचारिक पत्र में माना कि 2 दिसंबर 1954 को जापान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थि कलश और 200 रुपए विदेश मंत्रालय को मिल गए, जिसमें से 200 रुपए आईएनए के रिलीफ फंड को दे दिए गए। लेकिन पत्र में ये नहीं बताया गया कि नेताजी के अस्थि कलश को कहाँ रखा गया है। आखिर सरकार ने देश को अस्थि कलश की जानकारी क्यों नहीं दी? इस घटना के लगभग 50 साल बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने बोस की मौत के रहस्य को और उलझा दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जापान यात्रा के दौरान टोक्यो गए थे, जहां उन्होंने रेनकोजी मंदिर में नेताजी की अस्थियों के सामने माथा टेका। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर नेहरू के निजी सचिव एमओ मथाई के पत्र को सही माने तो नेताजी का अस्थि कलश साल 1954 को भारत आ चुका था। तो फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल बाद किसकी अस्थियों के सामने माथा टेक रहे थे? इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक और पत्र मौत की गुत्थी को और भी उलझा देता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार को नहीं लगता कि टोक्यो के रेनकोजी मंदिर से नेताजी के अस्थि कलश को भारत लाने की जरूरत है। यानी एक बार फिर बोस की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ गई।
हिंदुस्तान की आजादी के बाद 3 कमीशन बन चुके हैं जिन्होंने बोस की मौत का रहस्य सुलझाने की कोशिश की है। सबसे पहला आयोग साल 1956 में बनाया गया, जिसका जिम्मा शाहनवाज आयोग को सौंपा गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बोस की मौत विमान हादसे में हुई है। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने आरोप लगाया कि भारत सरकार उन्हें रिपोर्ट मानने के लिए मजबूर कर रही है, यानी बोस की मौत का रहस्य ही रह गया। इसके बाद साल 1977 में एक बार फिर दोबारा जांच के लिए 1 सदस्यीय जीडी खोसला आयोग बनाया गया। आयोग ने 4 साल तक जांच करने के बाद पाया कि बोस की मौत विमान हादसे में हुई है। लेकिन इन दोनों आयोगों में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दोनों आयोगों में किसी ने भी ताइवान सरकार से पूछताछ नहीं की, जबकि विमान दुर्घटना ताइवान में हुई थी। आखिर ये कैसी जांच थी जिसमें विमान हादसे वाली जगह पर कोई जांच पड़ताल नहीं की गई? मतलब साफ है कि जांच की आड़ में आयोग ने देश को गुमराह किया। तीसरा आयोग यानी मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट ने जनता के साथ सरकार तक को चौंका दिया। साल 2005 में जस्टिस मनोज मुखर्जी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में हुई है। इसका उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। Beloved leader of the country, the people must know about what happened ultimately. My findings are, so to speak, is partial in the sense that I have already said the earlier findings of his death is not correct. The ashes are not here. आयोग की इस रिपोर्ट पर बौखलाई सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार और आयोगों ने नेताजी के विमान हादसे पर कैसी जांच की है, जिसमें बोस की मौत के रहस्य को सुलझाने के बजाय उलझा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बोस की मौत पर जमकर सियासत हुई है। अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए। लेकिन बोस होते तो देश में क्या बदलाव हो सकता था, राजनीतिक परिदृश्य किस तरह से बदला हुआ होता, इस पर भी एक नजर डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery.